हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि आपको पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 में एक्सरसाइज 1.1 के 4 क्वेश्चन को कवर किया था। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है हम पार्ट 2 की वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन कवर कर लिए थे हमने 4 नंबर तक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है चेक वेदर द 6 की पावर n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है, इस क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि क्या जो 6 की पावर n है, आपका जो 6 की पावर n एक नंबर है, वह कभी भी 0 से इंड हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर के लिए क्या ये जो 6 की पावर n है आपका, यहां पर हम क्या करें, n की कोई भी वैल्यू रखें। n की मतलब जो भी वैल्यू रखें वो क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। मतलब n की कोई भी नेचुरल नंबर रखें, और नेचुरल नंबर रखने पर ये जो 6 की पावर, जैसे मान लिया हमने n की जगह पर एक नेचुरल नंबर रख दिया 1, या 6 की पावर 1 हो गया। अगर n की जगह पर हमने रख दिया 2 तो ये 6 की पावर 2 हो गया। अगर हमने n की जगह पर 3 रख दिया तो 6 की पावर 3 हो जाएगा। और n की जगह पर अगर आप 4 रख दें तो ये 6 की पावर 4 हो जाएगा। मतलब ऐसे ही आप n की जगह पर अगर कोई भी नेचुरल नंबर को रख दें तो ये पूछ रहा है क्या इनमें से किसी की वैल्यू जो होगी, जो भी आएगी, उसका जो इंड होगा वह 0 से होगा। मतलब उसका इंड वाला जो डिजिट है क्या वह 0 हो सकता है, ऐसा पूछा है आपके क्वेश्चन में। मतलब 6 की पावर n एक कोई नंबर दिया है, जहां पर n की जगह पर आपको नेचुरल नंबर रखना है। मतलब नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 जो भी आपके काउंटिंग नंबर होते हैं वो होते हैं आपके नेचुरल नंबर। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट क्या करना है, n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर को आपको रखना है। और नेचुरल नंबर रखने के बाद जो उनकी वैल्यू है, जैसे आपने 6 की पावर 1 रखा तो ये 6 आ गया, 6 की पावर 2 रखा तो ये 36 आया, 6 की पावर 3 रखेंगे 216 आएगा। ऐसे ही अगर हम 6 की पावर 4 रखेंगे तो आप 216 का आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 9, 6 2 जा 12, ये मतलब 1296 आया। तो ये अभी तो जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 6 की जगह पावर में नेचुरल नंबर रखा 1 2 3 4, और भी नेचुरल नंबर होते हैं इनफाइनाइट तक। तो अभी तक जितने भी हमने रखा है उनमें से इसका एंड पॉइंट 6 आया है, इसका एंड पॉइंट 6 आया है, इसका एंड पॉइंट 6 आया है, और इसका भी एंड पॉइंट 6 आया है। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको रखने के बाद इस 6 की पावर 1 n की जो वैल्यू आए उसका जो लास्ट वाला डिजिट है वह 0 हो जाए। ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछा है। चलिए हम आपको एक चीज बता देते हैं पहले, इसको सॉल्व करने से पहले, कि देख लेते हैं वो नंबर। पहले हम क्या करेंगे, वो नंबर देखेंगे जिनके लास्ट में 0 आता है। अगर 0 आता है तो उसके लिए आखिर कौन कौन सी कंडीशन होती है, तो देखते हैं पहले। ये जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं, ये ऐसे 30 ले लिया, मतलब हम अभी वो नंबर ले रहे हैं जिनके डिजिट में 0 है लास्ट वाला नंबर। जैसे हमने 30 ले लिया, जैसे हम ले लें 60 ले लें, और ले लें आप 100 ले लीजिए। अभी हमने 3 ऐसे नंबर लिए हैं जिनके लास्ट वाले डिजिट जो है 0 है। पहले हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी नंबर के 0 आने के लिए आखिर कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम जो एग्जांपल आपको दे रहे हैं वो एग्जांपल दे रहे हैं कि जो ऐसे नंबर्स हमने लिए हैं जिनके लास्ट में 0 होता है। अगर 0 होता है तो उनके लिए कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, पहले आप ये जान लो, उसके बाद हम इस क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे।
ठीक है। जैसे ये नंबर दिया हमने 30 नंबर लिया, इसके लास्ट में आया 0, इसके हम करते हैं प्राइम फैक्टर। तो 30 के आप प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिविजिबल होगा, आपका ये 15 हो जाएगा। फिर ये 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पर 30 को लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 इंटू 5। चलिए हम 60 को भी करके देख लेते हैं। 60 को करेंगे तो आएगा आपका 30 आ जाएगा, फिर ये वैसा ही चलेगा, आपका 15 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। चलिए एक 100 कर देते हैं। 100 में वैसे 2 जीरो है, लेकिन हमको देखना क्या है, इंड वाला जीरो है कि नहीं। हाँ, इंड में जीरो है आपका, तो हम इसके भी प्राइम फैक्टर करेंगे। तब इसका प्राइम फैक्टर किया, ये आया 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25 आया, 5 से करेंगे 5 1 जा 5 आएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब यहाँ हम 60 को लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 100 को हम लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो भी हमने लिया है नंबर जिनके लास्ट में 0 था, हमने 3 एग्जाम्पल लिए, और आप और भी एग्जाम्पल लेके ऐसे प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। तो हमने 3 एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिया। तो यहां पर आपने देखा कि एक ऐसा दो ऐसे नंबर हैं जो सभी में आए हैं। जैसे आपका ये 2, यहां पर 2 बार आया है, एक बार 5 आया है। यहां पर भी देखा आपका 2 टाइम्स आया है, और 5 भी 2 टाइम्स आया है। मतलब यहां पर जो भी नंबर जिनका इंड वाला डिजिट 0 है, उसमें आपने देखा कि उसके फैक्टर, उसके जो प्राइम फैक्टर में 2 और 5, 2 और 5 इन तीनों में है। तो हम आपको बता देते हैं कि कोई भी नंबर जिसका लास्ट वाला डिजिट जो 0 होगा, उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक मिसिंग है तो वह नंबर कभी भी 0 से इंड नहीं होगा। ये तो हमने एग्जाम्पल वो बताए हैं कि जिनके डिजिट के लास्ट में अगर 0 है तो उनके लिए क्या कंडीशन होती है। तो हमने आपको बताया प्राइम फैक्टर करके 30 का, 60 का और 100 का करके बताया। तो यहाँ पर हमको दो चीजें कॉमन नजर आई, एक तो आपका 2 और दूसरा हो गया 5। मतलब कोई भी नंबर 0 से इंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर का 2 और 5 का होना जरूरी है। चलिए अब इस बेसिस पे हम आपको बताते हैं कि 6 की पावर n का इंड 0 से होगा या नहीं होगा। तो चलिए लिख देते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पे आएंगे तो सबसे पहले यहां लिख देंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, 6 की पावर कैन इंड with the digit 0। ये 6 की पावर n 0 से इंड हो सकता है इफ 6 की पावर n हैव 2 प्राइम फैक्टर, 2 प्राइम फैक्टर 2 एंड 5। मतलब ये 6 की पावर n 0 से इंड हो सकता है यदि 6 की पावर n के 2 प्राइम फैक्टर हो जाएं 2 एंड 5। सबसे पहले हम देखेंगे क्या यह जो 6 की पावर n है, क्या इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 हो सकते हैं। तो एक बार करके देख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 6 की पावर n, तो यहां 6 की पावर n लिखेंगे तो 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 और इसकी पावर n, और ऐसे ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां 2 की पावर में तो नंबर है, लेकिन 5 या 5 की पावर में कोई भी नंबर नहीं है।
मतलब 6 की पावर n का जब आपने फैक्टर किया तो ये आया 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। लेकिन इसमें आपको देखा होगा एक प्राइम फैक्टर जो है मिसिंग है, वह है 5। अगर इसका डिजिट लास्ट वाला डिजिट 0 से एंड होगा तो उसका 5 का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। यहां पर लिखेंगे सिंस 6 की पावर n इन द सिंस 5 is not factor of 6 की पावर n for any natural number। उसके बाद यहां लास्ट में आप लिख देना कि जो 5 है वो 6 की पावर n का एक फैक्टर नहीं है, देयरफॉर इट विल नॉट एंड विद द डिजिट 0। लिख देंगे देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर और एनी नेचुरल नंबर। इस तरह इसको आप शो करके दिखा सकते हैं। ठीक है, पहले वो भी कंडीशन आप बता सकते हैं कि मतलब 0 आने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो 0 आने के लिए हमने बताया कि 2 कंडीशन होनी चाहिए, इनके 2 फैक्टर 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। फिर हम आप बता देंगे 6 की पावर n की फैक्टर करके कि यहाँ पर 5 जो है वो उसका एक प्राइम फैक्टर नहीं है, 5 जो है इसका एक प्राइम फैक्टर नहीं है, देयरफॉर इट विल नॉट द एंड विद द डिजिट 0। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 नंबर में कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 plus 5 are composite number। हमको ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो 2 नंबर गिवन है ये नंबर आपके कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन क्यों कंपोजिट नंबर है। तो पहले हम आपको बता देते हैं, हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। तो वहां पर हमने आपको बताया था कि कोई भी नंबर, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, या हम कह सकते हैं ऐसे नंबर जिनके 1 के और खुद के अलावा कोई और दूसरा फैक्टर हो। मतलब जैसे कोई आपका नंबर दिया हो, जैसे मान लेते हैं 6, तो ये 1 से भी डिविजिबल हो, 6 से, ये तो होगा ही होगा। इसके बाद अगर किन्हीं 2 और नंबर से या एक और नंबर से ये डिविजिबल हो जाता है तो यह 6 हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। तो आप देखते हैं कि 6 आपका 2 से भी डिविजिबल होता है और आपका 3 से भी डिविजिबल होता है। तो इसलिए यहां पर देखा होगा आपने कि ये जो 6 है आपका, 6 के जो फैक्टर है ये मोर देन 2 है, देयरफॉर 6 इज अ कंपोजिट नंबर। ऐसे कोई भी नंबर, जैसे आपका पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है, इसके फैक्टर करेंगे, इसका पहला तो 1 से डिविजिबल होगा, दूसरा ये 4 से डिविजिबल होगा, इसके बाद ये 2 से डिविजिबल होता है, मतलब इसके 2 से ज्यादा मोर देन 2 हो गए ना, मोर देन 2 फैक्टर हो गए। जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और इसी थ्योरी से हम प्रूव करेंगे कि ये जो गिवन नंबर है हमारा, ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, जो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस आपका हो गया 13, एंड y इक्वल टू आपने लेट कर लिया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में आपका 5 आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमने लेट कर लिया कि ये कंपोजिट नंबर है।
अब हम दिखाएंगे इसको कि ये क्यों है। सबसे पहली बात तो x को आप सॉल्व कर लो। इधर x इक्वल टू लिखा है आपका 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस में आ गया आपका 13। यहां पर आप देखेंगे कि ये आपका एक टर्म है और ये आपका सेकेंड टर्म है। आपको बता दें कि जो प्लस और माइनस होता है किसी भी नंबर्स को टर्म में डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी नंबर को टर्म में डिवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ आपका देखो लिखा हुआ है 7 इंटू 11, उसके बाद मल्टीप्लाई में लिखा है 13, ये हो गया आपका एक टर्म। इसके बाद आप प्लस लिखा हुआ है और ये 13, मतलब यहाँ हो गए 2 टर्म। अब इन दोनों टर्म में आप देखेंगे कि जो 13 है एज ए कॉमन नंबर, मतलब इन दोनों में क्या है, 13 क्या है, एक कॉमन नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे। 13 को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 11 और प्लस हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 13 और 11 7 जा होता है 77 और प्लस हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा आपका 78। यहां से भी हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो होगा या कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 13 तो आपका प्राइम नंबर है लेकिन 78 आपका क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो भी हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अगर और दिखाना चाहते हैं तो 78 के एक बार कर लीजिए प्राइम फैक्टर, तो ये आएगा 2 से डिविजिबल, ये 39 आएगा, फिर 3 13 और 13 बन जा 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 इंटू 2 और इंटू में आएगा 3 इंटू 13। अब यहाँ पर आप देख रहे थे कि जो हमने नंबर x लिया था उस नंबर के जो फैक्टर हैं आपका 13 भी है, 2 भी है और 3 भी है, हो गए ना 2 से ज्यादा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि x हमारा जो है वह कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही हम y के लिए भी देख लेते हैं। y इक्वल टू आपका लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। यहां तक आप देख रहे होंगे सभी नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब ये पूरा का पूरा एक टर्म है आपका। और दूसरा आपका टर्म है 5, यहां पर कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है लेकिन प्लस बीच में लगा है, इसलिए ये एक टर्म हो जाएगा, ये अकेला भी एक टर्म हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे 2 टर्म। अब इन दोनों टर्म में आप देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहां पर आप देखेंगे कि 5 यहां पर भी है और 5 यहां पर भी है, तो इन दोनों इस नंबर से क्या करेंगे, हम 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 आप कॉमन लेंगे तो अंदर आपका बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू आपका 2 हो जाएगा और ये 1 भी रहेगा और प्लस 5 आपने कॉमन लिया, 5 1 जा हो जाएगा 5। अब इसका अंदर कर लो मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5 हो गया और 7 6 जा होता है आपका 42 और 42 का आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम ऐसे कर लेते हैं, 7 6 जा हो गया 42, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 4 2 जा हो जाएगा 8, 4 4 जा हो जाएगा आपका 16, ये आया 168 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा होता है 6, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, 6 8 जा हो जाएगा आपका 48 और 6 6 जा हो जाएगा 36, 36 में आप 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40 और 6 1 जा हो जाएगा 6 और 1 हो जाएगा 10। तो ये पूरा इन सब का मल्टीप्लाई हमने किया, 7 का 6 से किया 42 आया, 42 का 4 से किया 168 आया, उसके बाद 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 6 आया और इस 168 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये इतना आया 1008, 1008 और ये प्लस का आपका हो गया 1, इसको हम हटा देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा आपका 5 और इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1009। यहाँ पर आपको 2 फैक्टर नजर आ रहे हैं लेकिन इनका एक फैक्टर 1 भी हो सकता है, तो हो गए ना 2 से ज्यादा फैक्टर। यहाँ x के भी आ गए 2 से ज्यादा फैक्टर और यहाँ y के भी आ गए 2 से ज्यादा फैक्टर। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर किसी भी नंबर्स के होते हैं तो वह आपका हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो यहां लिख देंगे बोथ x एंड y हैव more than
more than two factor, more than two factor, therefore it will be composite number. ठीक है, यहां पर हम दिखा देंगे कि x और y के दो से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए x और y हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। यहां पर लेट करते समय ये इसको ऐसे नॉर्मल ऐसे ही लेट कर लीजिए कि x इक्वल टू ये और y इक्वल टू ये, लास्ट में ये दिखा दीजिएगा कि ये आपके कंपोजिट नंबर है। रीजन में आप बता दीजिए इट हैव मोर देन टू फैक्टर देयरफॉर इट विल बी अ कंपोजिट नंबर। चलिए इसके बाद को करते हैं आखिरी क्वेश्चन, यहां पर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है और भी कोई एग्जाम अगर इंटर के बाद देते हैं उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से भी और इसके बाद अगर कोई आप तैयारी करते हैं उसमें भी ये आ जाता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कह क्या रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, कि एक क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। पाथ मतलब होता है एक रास्ता है, सर्कुलर रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब ये एक सोनिया नाम की लड़की होती है, मान लेते हैं वो एक कोई पॉइंट होता है P और इस पॉइंट पर एक सोनिया लड़की होती है और ये क्या करती है, ये पूरा राउंड करती है, पूरा का पूरा जो सर्कुलर पाथ होता है इस पाथ को कंप्लीट करती है, अपने पोजीशन पहली पोजीशन पर आ जाती है। उसमें वो लेती है टोटल कितना टाइम लेती है, 18 मिनट। और उसके बाद क्या कर रहा है, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। जबकि एक दूसरा लड़का है रवि, वह वही चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 12 मिनट लेता है। मतलब वह सोनिया से थोड़ा तेज चक्कर लगा रहा है, इसलिए उसका टाइम भी क्या हो गया है, कम हो गया है। और जो रवि है उस रवि इस पूरे कंप्लीट चक्कर को, मतलब सोनिया भी और यहाँ पर रवि भी है, ये दोनों क्या करते हैं, एक साथ इसका चक्कर लगाते हैं और इस पॉइंट P पर दोबारा पहुंचने के लिए सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि उस P पॉइंट पर पहुंचने के लिए 12 मिनट लेता है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है सपोज, ये कह पहले बता रहा है कंडीशन, सपोज बोथ स्टार्ट सेम पॉइंट। मान लो कि ये दोनों के दोनों एक सेम पॉइंट पे हैं और सेम टाइम से ये चलना शुरू करते हैं और सेम डायरेक्शन में भी चलते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि ये कितने मिनट के बाद ये दोनों उसी पॉइंट पर, मतलब ये पॉइंट P पर ये सोनिया और रवि दोनों कब मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सोनिया अगर एक चक्कर पूरा कंप्लीट करेगी वो टोटल 18 मिनट लेगी, जबकि रवि जो है उस पूरे चक्कर को लगाने में 12 मिनट ही लेता है। इसका मतलब पहले राउंड में वो तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वो पूछ रहा है कि बताइए कितने मिनट के बाद दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट P है। ये बताओ कि कितने मिनट के बाद ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में याद रखना, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए जहां पर सेम टाइम सेम पोजीशन सेम डायरेक्शन और अगर वो दो बंदे होते हैं चलना शुरू करेंगे और वो दोनों कब मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, एकदम सिंपल सा काम है, वहां पर लिख देंगे क्या, मिनिमम टाइम when they meet again at the starting point तो ये हो जाएगा इक्वल टू एलसीएम ऑफ बोथ
बोथ टाइम। मतलब ये क्या करना होगा आपको, सिंपल सा करना है कि इन दोनों के जो टाइम हो उनका आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। जो एलसीएम आएगा उतने मिनट के बाद दोनों फिर से एक दूसरे को अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, पहले का जो टाइम था, यहाँ सोनिया जो है, सोनिया टाइम लेती है 18 मिनट, और जो रवि था, रवि टाइम लेता है कितना, 12 मिनट। मतलब 12 और 18 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम निकाल लेंगे क्या, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, 12 एंड 18 एलसीएम आप निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 36 मिनट। एलसीएम निकाल लीजिएगा, 18 और 12 का एलसीएम बहुत ही सिंपल होता है। ऐसे ले लेंगे 12 और 18, ये 2 6 जा आपका 12 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, और ये 9 ही रहेगा, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36। इस तरह आपका आ जाएगा 36 मिनट। तो कभी इस टाइप के क्वेश्चन हो जहां पर कोई भी पाथ हो, जहां दोनों बंदे एक साथ एक ही समय पर एक ही पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, वो दोबारा तभी मिलेंगे उन दोनों के जितना भी वो टाइम लेते हैं उनके एलसीएम के बराबर। तो इन दोनों का हमने एलसीएम निकाल लिया। पहला सोनिया 12 मिनट लेती थी और रवि 18 मिनट लेता था, इन दोनों का एलसीएम निकाला, आ गया 36 मिनट। मतलब ये 36 मिनट के बाद फिर से ये स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, और इस तरह आपका जो एक्सरसाइज 1.1 आपकी हो गई कंप्लीट। थैंक यू।